हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1900 में ईटी पॉल ने एक डॉन ऑफ द सेंचुरी नाम की म्यूजिक बुक लाई थी। ये आपके पहले ही पेज पर दिया गया है, बुक के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इसका मेंशन है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस था जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले आया था। इसमें कोई लार्ज स्केल फैक्ट्रीज नहीं थी, लेकिन एक इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन होता था और एक ग्लोबल मार्केट को फीड करने के लिए इस प्रोडक्शन को किया जाता था। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें होता था। टर्न टू कंट्री साइड बिकॉज इन टाउन्स प्रोडक्शन कांट बी एक्सपैंडेड बिकॉज ऑफ अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स। उस समय जो नए ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स थे वो लोग टाउन्स में अपना नया बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते थे, क्योंकि टाउन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड गिल्ड्स हुआ करते थे। ट्रेड गिल्ड्स के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि वो लोग विलेज की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। विलेजेस में जो लोग हुआ करते थे वो लोग विलिंगली काम करते थे, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर के अलावा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलती थी इन ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के थ्रू। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो प्रोडक्शन होता था वो टाउन्स के बदले विलेजेस में होने लगा था। गिल्ड्स जो हम लोग देखें तो गिल्ड्स प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन होते हैं। गिल्ड्स बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। इसे हम एक तरह का पुराना ट्रेड यूनियन कह सकते हैं, पर इसके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता था। होता क्या था कि किंग्स को ट्रेड को मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, तो वो लोग इन गिल्ड्स को काफ़ी सारा पावर दे देते थे कि आप ही लोग मैनेज करिए कौन नया प्लेयर आ रहा है, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आप अपने ढंग से मैनेज करके मुझे बस डेटा भेज दिया करिएगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये ट्रेड गिल्ड्स काफ़ी पावरफुल हो गए थे हमारी सोसाइटी में, लेकिन इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी किया। ये लोग नए लोगों को, नए ट्रेडर्स को आने नहीं देते थे ट्रेड में, अपने लिए कंपटीशन को रोकने के लिए। इसीलिए जो नए ट्रेडर्स थे उन्हें थक कर जाना पड़ा था विलेजेस की तरफ, ताकि वो लोग अपने ट्रेड को उधर एक्सपैंड कर सकें। यहाँ पर स्टेपलर के बारे में दिया गया। स्टेपलर एक ऐसा आदमी है जो कि वुल को उसके फाइबर के अकॉर्डिंग अरेंज करता था। फुलर एक ऐसा आदमी था जो कि क्लोथ को प्लीटिंग के थ्रू गैदर किया करता था। कमिंग ऑफ फैक्ट्री इन इंग्लैंड, अर्लीस्ट फैक्ट्रीज 1730s में इस्टेब्लिश किए गए थे। कॉटन का प्रोडक्शन बूम हुआ था 19th सेंचुरी में। इसका डेटा नीचे दिया गया है, ये आपको दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन और उसके टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन बूम किया था उस रीजन में, उस एरिया के दौरान। कॉटन मिल रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले लाया था, जिसमें सभी प्रोसेसेस को एक रूफ के अंडर लाने की प्रोविजन थी। मतलब जितने भी कॉटन के प्रोडक्शन में स्टेप्स हुआ करते थे वो अब एक ही बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर किए जाते थे, जिसे फैक्ट्री कहा जाता था। इसका काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि इससे सुपरविजन करने में आसानी हुई, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने में बेहतर मदद मिली और रेगुलेशन किया जा सकता था लेबरर्स का। पहले क्या होता था, जब अलग अलग लोग अलग अलग स्टेप अपने अपने घरों में करते थे तो वहाँ पर क्वालिटी हो सकता है किसी एक स्टेप में कम कर दी जाए। मतलब कोई क्लॉथ में कुछ मिलावट कर दे या फाइबर में कुछ मिलावट कर दे या कुछ काम न करे, जिसके कारण वो प्रोडक्शन का स्टेप थोड़ा स्लो हो जाता था या अनप्रॉफिटेबल हो जाता था। लेकिन एक फैक्ट्री में होने के कारण लोगों पर कड़ी नज़र रखी जा सकती थी, उन्हें सुपरवाइज किया जा सकता था, और जो लेबरर्स वहाँ काम कर रहे थे उन पर भी ढंग से काम करने का प्रेशर बनाया जा सकता था, उन्हें ढंग से काम करने पर मजबूर किया जा सकता था। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1840s में था, जिसमें कॉटन एक मेन सेक्टर के रूप में उभरा। 1860s में कॉलोनीज में रेलवेज आने लगी थी। जैसा हम लोग जानते हैं, इंडिया में भी 1853 में फर्स्ट रेलवे ट्रैक या फिर फर्स्ट ट्रेन रन की थी, और ऐसे ही 1860s में सभी कॉलोनीज में रेलवेज आने लगी थी। 1873 में ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन और स्टील, जो कि कॉटन के वैल्यू का डबल था। हुआ क्या कि पहले फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कॉटन एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में उभरा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रेलवेज का या फिर और भी इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती गई, और इसीलिए ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लगी। स्टीम इंजन न्यू कॉनमैन ने बनाया था। इसे जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया था 1781 में। लेकिन हम लोग जब जनरली बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जेम्स वॉट ने ही स्टीम इंजन को, जिसे हम आज स्टीम इंजन के नाम से जानते हैं, उस स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने ही बनाया था।
मैथ्यू बोल्टन ने एक नया मॉडल लाया था स्टीम इंजन का। यहाँ 19वीं सेंचुरी में कैसे स्टीम इंजन डिस्ट्रीब्यूटेड था अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो दिया गया है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें दिखता है कि ज़्यादातर जो स्टीम इंजन थे वो कॉटन इंडस्ट्री में थे और बाकी स्टीम इंजन जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उनका जो स्केल था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। कॉटन इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी और इसीलिए वो लोग इन स्टीम इंजन को यूज़ करते थे अपनी प्रोडक्शन को फास्ट करने के लिए। नाइट रेफ्यूज सेटअप किए गए थे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा लोगों के रहने के लिए। कैजुअल वार्ड्स जो कि पुअर लॉ अथॉरिटीज़ बनाती थी उन जगहों की गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये उन लोगों के रहने की जगह थी जो लोग सिटीज़ में माइग्रेट करके आ जाते थे या फिर उन्हें जॉब की तलाश में वो लोग सिटीज़ तक पहुंचते थे। मिड 19वीं सेंचुरी में 10% लोगों को एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में माना जाता था। 1830s में एक इकोनॉमिक स्लम्प आया जिसमें 35 से 75% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। स्पिनिंग जेनी ये वुलन इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। आप याद रख सकते हैं कि स्पिनिंग जेनी वुलन इंडस्ट्री में यूज़ होता था। कॉटन लैंड रूट था आर्मेनियन और पर्शियन मर्चेंट्स के थ्रू, जो कि पंजाब से अफगानिस्तान ले जाते थे और फिर ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया भी वो इसी कॉटन को ले जाया करते थे। सी रूट था सूरत जो कि गुजरात के कोस्ट में है, वहाँ से गल्फ और रेड सी के पोर्ट्स में, और मसूलीपट्टनम जो कि कोरोमंडल कोस्ट में है और हुगली का पोर्ट जो कि कोलकाता के पास है, वहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट हुआ करता था। सूरत लास्ट पार्ट ऑफ 17वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा था इसका ट्रेड, लेकिन 1740s आते आते काफ़ी कम हो गया था क्योंकि जो उस समय की पावर्स थी वो शिफ्ट हो रही थी यूरोपियन ट्रेडर्स की तरफ और उन्होंने सूरत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। उसके बदले बॉम्बे एक मेजर पोर्ट के रूप में उभर कर आया था। कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट ऐसा था कि वो लोग टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली चाहते थे। उन्होंने एलिमिनेट किया था एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को और एक पेड सर्वेंट जिसे गोमस्ता कहा जाता था उसे अपॉइंट कर दिया था। इसके काफ़ी इल इफेक्ट्स हुए थे हमारी इंडस्ट्री जो कि उस समय एक मेजर इंडस्ट्री हुआ करती थी दुनिया की उस पर, और हमारे जो वर्कर्स वीवर्स थे उन पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और इन्होंने वीवर्स को लोन्स दिया और जो भी वीवर्स लोन्स ले लेते थे कंपनी से उन्हें फिर किसी और ट्रेडर को बेचने की इजाज़त नहीं दी जाती थी उस प्रोड्यूस को या फिर उनके प्रोडक्ट को। तो कंपनी ने काफ़ी, हम कह सकते हैं कनिंग, मतलब काफ़ी फॉक्स लाइक स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी इन ट्रेडर से डील करने में। इन्होंने जितने भी मिडिल मैन थे उन्हें हटा दिया, उसके बदले अपना एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसे गोमस्ता कहा जाता था। इन्होंने वीवर्स को लोन्स दिए, वीवर्स ने अपने प्रोडक्शन के लिए वो लोन्स लिए, लेकिन इन लोन्स के बदले वीवर्स को ये प्रॉमिस करना होता था कि वो अपना प्रोडक्शन या जो क्लोथ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ कंपनी को ही बेचेंगे। इससे कंपनी ने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली थी इन वीवर्स के प्रोडक्शन के ऊपर और टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के ऊपर। गोमस्तास आउटसाइडर्स थे जो कि टॉर्चर करते थे लोगों को। पहले जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो जनरली विलेज में ही रहते थे और वो लोगों के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाकर रखते थे, लेकिन ये गोमस्तास को काफ़ी क्रूएल माना जाता था क्योंकि ये विलेज में रहने वाले नहीं हुआ करते थे। हेनरी पटोलो ने 1772 में इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में एक चीज़ कही थी कि उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती क्योंकि किसी और देश में इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स नहीं बनती हैं। ये बाद में गलत साबित हुआ था क्योंकि धीरे धीरे इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो डिक्लाइन होने लगी थी और इंडियन इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ये हम लोग देख सकते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1811 में 33% था टोटल एक्सपोर्ट का, जबकि 1850 आते आते ये सिर्फ 3% बनकर रह गया था। 1850s में कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट से 31% इंपोर्ट हुआ करता था, लेकिन 1870 आते आते ये 50% हो गया था टोटल इंपोर्ट्स का। मतलब पहले जो हम लोग की टेक्सटाइल्स थी वो हम लोग बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश रूल आगे बढ़ा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था इन टेक्सटाइल्स को। हुआ क्या कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो जनरली हैंड बेस्ड थी, मतलब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं थी। यहाँ लोग अपने हाथों से उन टेक्सटाइल्स को बनाते थे। इसके कारण जो क्वालिटी होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन उन टेक्सटाइल्स की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। इसके ऊपर से कंपनी
टैक्स लगा देती थी इन टेक्सटाइल्स पर, जिसके कारण हमारी टेक्सटाइल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ जाती थी और धीरे धीरे इसी कारण से बाहर के देशों में इसकी डिमांड कम होने लगी। उल्टा क्या हुआ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। उनकी जो टेक्सटाइल्स थी वो काफ़ी सस्ती आती थी, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उनका जो प्राइस होता था वो काफ़ी कम होता था। जब वो टेक्सटाइल्स इंडिया आई तो उन पर और सब्सिडीज भी लगा देती थी, मतलब उनके दाम को और कम कर देती थी कंपनी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे लोग थे उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स को छोड़कर इन फॉरेन टेक्सटाइल्स को खरीदना शुरू किया, जिसके कारण हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई और हम पूरी तरह से इस एक्सटर्नली इंपोर्टेड टेक्सटाइल पर डिपेंडेंट होने लगे। प्रॉब्लम्स क्या हुई वीवर्स के साथ कि एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गया। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बाहर का जो मार्केट था वहाँ पे लोग इन्हें खरीदना नहीं चाहते थे। लोकल मार्केट श्रैंक, जैसा हमने बताया कि हमारे अपने लोग ही इंडियन टेक्सटाइल्स के बदले फॉरेन टेक्सटाइल्स को चूज़ करने लगे। लो सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन, जिसके कारण हाई प्राइसेस हुई। इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया था। इंडियन कॉटन को ये लोग एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसके कारण हमारे वीवर्स को ये कॉटन नहीं मिलता था। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई थी इस कॉटन की, और वो भी एक मेजर प्रॉब्लम था वीवर्स के साथ। और फैक्ट्रीज इन इंडिया में भी कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी थी ब्रिटिश स्टाइल में, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टाइल में, जिसके कारण हमारे वीवर्स का जो अपना होम मार्केट था वो और कम हो गया था। फैक्ट्रीज इन इंडिया, फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में इस्टेब्लिश की गई थी 1854 में। इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1856 में, मतलब पहला इस्टेब्लिशमेंट के बाद 2 साल बाद पहली बार इसमें ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे। 1862 में 4 मिल्स आ गए थे, जिनमें 94,000 स्पिंडल्स और 2,150 लूम्स थे। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं, बस ईयर याद कर लीजिएगा कि किस ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फर्स्ट जूट मिल बंगाल में 1855 में बनाया गया था। नेक्स्ट 1862 में एल्गिन मिल कानपुर में 1860 में इस्टेब्लिश किया गया था, और फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद का 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट वीविंग और स्पिनिंग मिल मद्रास में 1874 में, और ट्रेडर्स, ये इंडस्ट्रीज किस समय हमारे देश में इस्टेब्लिश हुई थी ये दिया गया था, और ट्रेडर्स ने काफ़ी सारा ट्रेड करके चाइना के साथ और भी बाकी देशों के साथ ट्रेड करके हम अपना फॉर्चून बनाया था। तो हुआ क्या था कि चाइना के साथ आप लास्ट ईयर क्लास 9 में एक चैप्टर हुआ करता था एग्रीकल्चर के ऊपर, वहाँ पर दिया गया था कि किस तरह ब्रिटिश ने फोर्स किया था हमारे पेजेंट्स को ओपीएम उगाने के लिए। ये ओपीएम चाइना भेजा जाता था, जहाँ पर इस ओपीएम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती थी। इंडिया के ट्रेडर्स ने भी काफ़ी सारा पैसा कमाया था इस ओपीएम ट्रेड के थ्रू। यहाँ पर हम लोग कुछ नाम देख सकते हैं: द्वारका नाथ टैगोर, दिनशॉ पेटिट, जमशेदजी टाटा, जिनका टाटा ग्रुप है, और सेठ हुकुमचंद। इन लोगों ने ओपीएम ट्रेड और बाकी ट्रेड्स के थ्रू अपना फॉर्चून बढ़ाया था, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था। द्वारका नाथ टैगोर ने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली थी। वो किस 6 फील्ड में थी वो उनके ही बॉक्स के नीचे दिया गया, आप एनसीईआरटी में एक बार देख सकते हैं। दिनशॉ पेटिट, जमशेदजी टाटा एक पारसी थे बॉम्बे के। सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे जो कि फर्स्ट इंडियन जूट मिल खोले थे कलकत्ता में 1917 में। ये भी डेट आप याद रखें कि फर्स्ट इंडियन जूट मिल कोलकाता में 1917 में खुली थी। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज बर्च हिगलर्स एंड को, एंड्रू यूल एंड जार्डीन स्किनर, ये लोग कैपिटल इकट्ठा करते थे इंडिया में, और जो कंपनीज ये लोग सेटअप करते थे वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती थी, और फिर इनका मैनेजमेंट भी यही ब्रिटिश या फिर यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज करती थी। मुंबई में कॉटन इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स आते थे वो रत्नागिरी से आते थे, और कानपुर की इंडस्ट्रीज के लिए विलेजेस अराउंड कानपुर से ये वर्कर्स इकट्ठा किए जाते थे। जॉबर एक ऐसा आदमी था जो कि विलेजेस से लोगों को लाता था और उन्हें जॉब प्रोवाइड करता था। इस जॉबर का काम धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स इस जॉबर से अच्छे हैं तो आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी। ये मनी भी प्रोवाइड करता था टाइम्स ऑफ क्राइसिस में, मतलब ये लोगों के लिए एक प्रोमिनेंट फिगर बन गया था उस समय का, क्योंकि ये हेल्प करता था लोगों की ज़रूरत की समय में, और उन्हें जॉब दिलवाने में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। 1906 से यार्न एक्सपोर्ट करने लगे थे हम लोग चाइना को, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट होता था वो चाइना का कम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जापानीज़ यार्न का
डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया था, तो जो इंडिया से यार्न एक्सपोर्ट होता था वो कम होने लगा था। कॉटन पीस प्रोडक्शन डबल हो गया था 1906 से 1912 में। 1911 में 67% लार्ज इंडस्ट्रीज बंगाल और बॉम्बे में लोकेटेड थी, जो कि उस समय की मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल लेबर वर्कफोर्स फैक्ट्रीज में 5% थे 1911 में, जो कि 10% हो गया था 1931 तक। ये दिखाया गया है कि कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज बढ़ी थी उस टाइम पीरियड में, और वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के आने से भी एक मेजर चेंज आया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के कारण इंडियन इंडस्ट्रीज की डिमांड होम मार्केट में बढ़ गई थी और वो उस मार्केट को कैप्चर कर पाए थे आसानी से। लूम्स विद अ फ्लाई शटल वीवर्स यूज करते थे सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में। 1941 में 35% हैंडलूम्स में ये होते थे, जबकि 70 से 80% हो गया था ट्रेवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोची और बंगाल में। ये वो रीजन्स थे जो कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, और इन्होंने, यहाँ के जो वीवर्स थे, उन्होंने इस फ्लाइंग शटल को यूज़ किया था अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैंने टेक्सटाइल प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स लिखे हैं। इन स्टेप्स को मैंने देखा है कि कुछ NTSC एग्जाम्स में आ जाते हैं कुछ स्टेट्स के। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्टेपलर, फिर स्पिनर, फिर वीवर, फिर फुलर और फिर डायर, ये स्टेप्स होते हैं किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। और कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग, ये भी उसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। आपसे हो सकता है ये ऑर्डर वाइज अरेंज करने को पूछ ले। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।